आज तक आपने एसिडिटी के बारे में सुना होगा, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, गट डैमेज। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंडीशन की जिसके बारे में लोग ओपनली बात ही नहीं करते। एक साइलेंट एपिडेमिक जो धीरे धीरे हजारों लोगों की डेली लाइफ को टॉर्चर बना रहा है। मैं बात कर रहा हूँ फिस्टुला इन एनो की। ये आज इंडिया में लिटरली आपके आसपास लाखों लोगों को होने वाली एक साइलेंट बीमारी है। मैं आज तक बहुत से केसेस को ट्रीट किया है, गट प्रॉब्लम्स के, एसिडिटी के, आईबीएस के, हेमरॉइड्स के, पर ये वाली प्रॉब्लम ये डिफरेंट है। एंड ट्रस्ट मी, ये एक सिर्फ छोटा सा इन्फेक्शन नहीं है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अगेंस्ट मेडिसिन्स भी फेल है। पेन टेम्परली कम होता है और फिर एक दिन सडनली फिर से स्वेलिंग, पस और अनबियरेबल डिस्कम्फर्ट हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनमोल आहूजा, एडवांस लैप्रोस्कोपिक रोबोटिक हर्निया एंड कोलोरेक्टल सर्जन, सर गंगाराम हॉस्पिटल से। आखिर ये फिस्टुला होता क्या है, ये बार बार क्यों बनता है, क्या परमानेंटली ठीक हो सकता है, और सर्जरी के बाद एक्चुअली करना क्या होता है जो एक्सपर्ट भी शायद आपको नहीं बताएंगे। पहले ये समझो कि जैसे बॉडी के अंदर एक हिडन टनल बन गया हो जो प्रॉपर्ली क्लोज ही नहीं हो पा रहा है। फिस्टुला बेसिकली एक एबनॉर्मल टनल होता है जो एनल कैनाल के अंदर से बाहर स्किन को कनेक्ट कर देता है। यूजुअली एक इन्फेक्शन की तरह शुरू होता है, फिर एब्सेस बनता है और फिर पस कलेक्ट होने लगता है, और जब वो ड्रेन होता है तो लोगों को लगता है प्रॉब्लम ठीक हो गई, लेकिन रियलिटी क्या है, टनल अंदर रह जाता है और इसलिए ये बार बार बनता रहता है। फिस्टुला में हर सुबह उठ के पेशेंट अपना अंडरवेयर चेक करता है कि आज कितना पस निकला। स्कूटर पे बैठते वक्त एक थ्रॉबिंग पेन सा सफर करता है, सीधा अंदर तक जाता है ये पेन, और लॉन्ग कम्यूट्स टॉर्चर लगने लगते हैं। और ऑनेस्टली जो लोग फिस्टुला से सफर करते हैं उनकी लाइफ बाहर से नॉर्मल लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक एग्जॉस्टिंग साइकिल में फंसे रह जाते हैं। कभी एनस के पास छोटा सा बॉइल या लंप होता है तो कुछ दिन बाद गायब हो जाता है, फिर वापस आ जाता है, और इतना डिस्कम्फर्ट सा फील होता है कि लोग दिन में मल्टीपल टाइम्स इनरवियर चेंज करते हैं। और कई पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर नहाने के बाद भी फाउल स्मेल कंप्लीटली नहीं जाती। एंड ये वो इन्फॉर्मेशन है जो पेशेंट्स जानते हैं जब उनकी 2-3 सर्जरीज हो चुकी होती है, और इस वजह से ये लोग सालों तक सफर करते रहते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि ये कोई टेम्पररी इन्फेक्शन नहीं है बल्कि एक क्रोनिक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम यह है कि फिस्टुला शुरू में एक नॉर्मल बॉइल या इन्फेक्शन जैसा लगता है, और इसी वजह से मेजॉरिटी पेशेंट महीनों और कभी कभी सालों तक इसका एक्चुअल डायग्नोसिस मिस कर देते, लेकिन एक टाइम के बाद उनकी बॉडी कुछ स्पेसिफिक वार्निंग साइंस देती है, और अगर आप इन्हें समझ गए तो फिस्टुला को अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साइन 1, सबसे कॉमन सिम्टम पेरिएनल पेन या डिस्कम्फर्ट। यूजुअली पेशेंट बताते हैं कि उनको एनस के पास एक पेनफुल बॉइल हो जाता है जो बार बार आता है, फिर थोड़ा सेटल होता है और फिर वापस आ जाता है, और यही रिपीट पैटर्न फिस्टुला का क्लासिक रेड फ्लैग है। 100% डायग्नोज फिस्टुला केसेस में प्रेजेंट होता है, और ये कोई ऑर्डिनरी दर्द नहीं है। ये वो दर्द है जो सुबह फ्लोर पे बैठ के पूजा करते वक्त फील होता है, ऑफिस में 3 घंटे चेयर पे बैठने पे फील होता है, 2 व्हीलर चलाते हुए ये फील होता है, और ये दर्द आपकी डेली लाइफ का एक पेन बन जाता है। साइन 2, पस और ब्लडी डिस्चार्ज। 54% फिस्टुला पेशेंट इस स्पेसिफिक चीज की कंप्लेन करते हैं, कांस्टेंट पस या ब्लड का डिस्चार्ज, अंडरगारमेंट स्टेन हो रहे हैं, और डिस्चार्ज कभी येलोइश कभी ब्लड मिक्स लग रहा है, कभी फाउल स्मेलिंग हो रही है, और इसकी वजह से होता है एक डिस्कम्फर्ट जो कि कुछ ड्रेन हो रहा है अंदर से और तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। मेडिकली यह इंडिकेट करता है कि अंदर इन्फेक्शन एक्टिवली ड्रेन हो रहा है, मतलब बॉडी रिपीटेडली पस को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। साइन 3, इचिंग और स्किन इरिटेशन, जिसे लोग नॉर्मल स्किन प्रॉब्लम समझ के इग्नोर कर देते हैं। लगभग 38% पेशेंट में ये एक कॉमन सिम्टम होता है जिसे मेडिकल लैंग्वेज में प्रूराइटिस बोलते हैं, और ये सिम्टम सबसे ज्यादा मिसडायग्नोज होता है। इस केस में कांस्टेंट मॉइस्चर और डिस्चार्ज की वजह से सराउंडिंग की जो स्किन होती है वो इन्फ्लेम्ड रह जाती है और रॉ लगने लगती है। पेशेंट सोचता है भाई ये तो कोई स्किन की एलर्जी है, और होंगे इसके अपने रीजंस, बट रियलिटी में ट्रैक से लगातार सीप कर रहा है, वो सराउंडिंग स्किन के कांटेक्ट में आ रहा है जिससे स्किन मैसिक्रेट होती है। ये सिम्टम अकेला कुछ नहीं बताता, पर दूसरे सिम्टम्स के साथ ये एक स्ट्रॉन्ग फिस्टुला होने का इंडिकेटर है। साइन 4, थ्रॉबिंग पेन। फिस्टुला का दर्द किसी स्टैटिक दर्द की तरह नहीं होता, ये एक थ्रॉबिंग पेन होता है, पल्सेटिंग होता है, और स्पेसिफिक ट्रिगर्स इसे अचानक से और बढ़ा देती है। हार्ड सरफेस पे लंबे टाइम तक बैठे रहना, जोर जोर से खांसी करना, स्टूल पास करने के टाइम प्रेशर का डायरेक्टली इन्फेक्टेड एरिया पे पड़ना। मेडिकली समझे तो जैसे हर बार इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है वैसे
प्रेशर इन्फेक्टेड एरिया और उसके पास इन्फ्लेम ट्रैक्ट की वॉल्स पे डायरेक्टली एक्ट करता है और ये बॉडी पेन के थ्रू सिम्टम्स के बारे में वार्न करती है। साइन 5, फीवर और चिल्स होना। ये सिम्टम सबसे डेंजरस वार्निंग साइन होता है। जब फिशुला ट्रैक इंटरनली ब्लॉक हो जाता है तो ये पस ड्रेन होना रुक जाता है और एक एक्यूट एब्सिस का फॉर्म बन जाता है और उस एब्सिस की बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं। तब बॉडी फीवर और चिल्स के थ्रू रिएक्ट करती है। ये मेडिकल इमरजेंसी है, इसको लाइटली नहीं लेना है। ये साइंस एंड सिम्टम जब आप एक साथ फील करो तो तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, ना कि जस्ट कोई और डिजीज की तरह हम इस पे बैठे रहे और इग्नोर करते रहे। और जब फिशुला ट्रैक टेम्परेरी ब्लॉक हो जाता है तो सिचुएशन और सीरियस और इमरजेंसी वाली हो जाती है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की जरूरत है। क्लिनिकल स्टडी शो करती है कि फिशुला पेशेंट में 23 से 28% तक लोग जो है वो डायबिटिक्स होते हैं और डायबिटीज सिर्फ इन्फेक्शन रिस्क ही नहीं बढ़ाता बल्कि हीलिंग भी सिग्निफिकेंटली स्लो कर देता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स में रिकरेंस और पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क भी ज्यादा होता है। और एक फैक्टर जो लोग सीरियसली नहीं लेते हैं वो है स्मोकिंग। फिशुला के केस में ऑलमोस्ट 40% पेशेंट स्मोकर्स होते हैं क्योंकि स्मोकिंग टिश्यू ब्लड सप्लाई और हीलिंग कैपेसिटी दोनों डैमेज करती है। मतलब सर्जरी टेक्निकली सक्सेसफुल होने के बाद भी रिकवरी इफेक्ट होती है। क्रोनिक टीबी के इन्फेक्शंस भी फिशुला फॉर्मेशन का एक प्रूवन कॉज है। साथ ही क्रॉन्स डिजीज के केसेस भी इंडिया में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं जो कि फिशुला का एक रिस्क फैक्टर है। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि फिशुला रैंडमली नहीं होता। ये यूजुअली लाइफस्टाइल स्ट्रेस, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, पुअर हीलिंग या फिर डिलेड ट्रीटमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। और इसी वजह से सिर्फ सरफेस सिम्टम्स ट्रीट करने से काम नहीं चलता क्योंकि अगर रूट कॉज को हमने आइडेंटिफाई नहीं किया तो टनल वापस बनने का रिस्क बना ही रहता है। लेकिन शायद सबसे डेंजरस फैक्टर है एम्बैरेसमेंट। लोग अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक से डिस्कस ही नहीं करते, सिम्टम्स को हाइड करते हैं और जब तक डायग्नोसिस होता है तब तक एक सिंपल फिशुला कॉम्प्लेक्स फिशुला में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी मल्टीपल ब्रांचेस बन जाती है। अब यहाँ पे बहुत से डाउट्स और कंफ्यूजन है। बहुत लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब खुद दवाई दे दीजिए या ऑइंटमेंट लगा ले या हम गर्म पानी से सेक कर ले, शायद फिशुला खुद पे खुद ठीक हो जाए। लेकिन मेडिकल रियलिटी बहुत ही डिफरेंट है और ये वो बात है जो पेशेंट्स को शुरू में ऑनेस्टली कोई नहीं बताता। फिशुला एक सिंपल वुंड नहीं है जो नेचुरली हील हो जाए। ये एक एबनॉर्मल टनल है और जब तक वो टनल बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है प्रॉब्लम टेक्निकली एक्टिव रहती है। इसलिए एंटीबायोटिक्स, क्रीम या सिट्स बाथ और पेन किलर्स टेम्परेरी सिम्टम्स को काम तो कर देते हैं लेकिन टनल को एलिमिनेट नहीं कर पाते और इसकी वजह से पेन और डिस्चार्ज कुछ टाइम के लिए कम होने के बाद भी दोबारा वापस आ जाता। अब सवाल यह है कि कब इस सिचुएशन में सर्जरी की नीड होती है, तो इसका शॉर्ट और क्लियर आंसर है मोस्ट फिशुलास डिमांड सर्जरी, क्योंकि बॉडी उस ट्रैक को खुद परमानेंटली क्लोज नहीं कर पाती। जब कांस्टेंट पस डिस्चार्ज रिपीटेडली लीकेज कर रहा है, अंडरवे स्टेन हो रहा है, स्मेल कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सिर्फ इन्फेक्शन नहीं कर रहा है बल्कि ये क्रोनिक फिशुला बन गया है। ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है और जब इससे पेन होगा तब वो पेन आपकी सिटिंग, वर्किंग और स्लीपिंग को भी अफेक्ट करेगा। तब सिचुएशन सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम की नहीं रह जाती, ये एक लाइफस्टाइल डिजीज बन जाती है। वो सोशल आउटिंग्स अवॉइड करने लगते हैं, इवन स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने लगती है और शायद सबसे अंडररेटेड डैमेज आपकी मेंटल हेल्थ का हो रहा है। कांस्टेंट फियर, स्मेल का, डिस्चार्ज का, कपड़े स्टेन होने का या पेन सडनली स्टार्ट होने का। पेशेंट्स इंटीमेसी अवॉइड करने लगते हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, सोशली आइसोलेट होने लगते हैं। मतलब डिजीज एनस के पास होती है लेकिन इफेक्ट पूरी लाइफ पर पड़ने लगता है। अब यहाँ से वो पार्ट स्टार्ट होता है जो मोस्ट पेशेंट्स को सर्जरी से पहले कोई एक्सप्लेन नहीं करता और इसी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से लोग या तो अननेसेसरी डर में रहते हैं या फिर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेकर सर्जरी करवाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि फिशुला की सर्जरी के कुछ शॉकिंग और सरप्राइजिंग फैक्ट्स के बारे में जो फिशुला पेशेंट्स को और इन जनरल आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। फैक्ट 1, फिशुला बहुत बार सिंगल टनल होता ही नहीं है और यही पेशेंट्स के रिकरेंस का सबसे बड़ा रीजन होता है। सरफेस पर आपको एक ओपनिंग दिख रही होती है लेकिन अंदर डिजीज बहुत गहरी हो सकती है। जो दिख रहा है एक्चुअली प्रॉब्लम उससे ज्यादा डीप और ब्रांच्ड हो सकती है। जो हिडन साइड ब्रांचेस हैं वो मसल के अंदर क्वाइटली स्प्रेड करते रहते हैं। इसलिए एक्सपीरियंस सर्जन हमेशा एमआरआई फिशुलोग्राम को जीपीएस मैपिंग बोलते हैं क्योंकि बिना प्रॉपर मैप के कॉम्प्लेक्स फिशुला सर्जरी करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। और इम्पोर्टेंट बात, कॉम्प्लेक्स फिशुला में कभी कभी 2 से 3 स्टेज में भी प्रोसीजर करना पड़ सकता है।
सकता है। यह सर्जन का फेलियर नहीं है, बल्कि ये डिजीज की कॉम्प्लेक्सिटी है। फैक्ट नंबर 2, फिशुला कभी खुद परमानेंटली हील नहीं होता। ये लाइन आपको हार्श लग सकती है, लेकिन मेडिकली ऑनेस्ट आंसर ऑलमोस्ट यही सेम होता है। ना कोई टैबलेट, ना कोई ऑइंटमेंट, ना कोई होम रेमेडी इस टनल को परमानेंटली क्लोज कर सकती है। सिम्टम्स टेम्पररी काम जरूर हो सकते हैं और इन्फेक्शन भी आपका थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन ट्रैक्ट अलाइव रहता है और इसलिए ही रिकरेंस होती है। आपको यह भी समझना जरूरी है कि इस टनल की एक इंटरनल ओपनिंग होती है, जो कि एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन की साइट पे है। जब तक ये इंटरनल ओपनिंग मैनेज नहीं होगी, तब तक ये टनल भी बंद नहीं होगा। इसलिए ही हम जब MRI में देखना चाहते हैं कि इंटरनल ओपनिंग एग्जैक्टली कहाँ है, और सर्जरी के दौरान भी डाई डाल के सबसे पहले इंटरनल ओपनिंग को ही देखा जाता है। अगर इंटरनल ओपनिंग मैनेज हो गई तो आप ये समझिए कि आपका टनल बंद हो जाएगा विद टाइम, लेकिन अगर वो छूट गई तो ये बीमारी 100% वापस आई। फैक्ट 3, फिशुला सर्जरी में वुंड जल्दी बंद होना एक्चुअली डेंजरस हो सकता है, एंड ये पॉइंट पेशेंट्स को सबसे ज्यादा शॉक करता है। नॉर्मली सर्जरी के बाद हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि स्किन जल्दी से क्लोज हो जाए, जख्म जल्दी भर जाए, लेकिन फिशुला सर्जरी में लॉजिक थोड़ा उल्टा है। यहाँ वुंड को हमें अंदर से भरना है, बॉटम्स अप हीलिंग कहते हैं, क्योंकि अगर ऊपर की स्किन जल्दी बंद हो गई तो अंदर की कैविटी और इन्फेक्शन रह जाएगा, तो नीचे डेड स्पेस बन जाएगी और वही हमारे इन्फेक्शन को वापस ट्रैप करेगी और फिशुला रीओपन कर देगी। इसलिए फिशुला सर्जरीज में इंटेंशनली हम वुंड को थोड़ा सा ओपन छोड़ते हैं और हीलिंग 4 से 12 हफ्तों तक होती है। ये हम डेलिबरेटली चाहते हैं, मतलब रिकवरी एक इवेंट नहीं है, एक प्रोसेस है, और मोस्ट पेशेंट मेंटली प्रिपेयर ही नहीं होते इस रियलिटी के लिए। फैक्ट 4, फिशुला सर्जरी का एक रिस्क सिर्फ रिकरेंस नहीं होता, बल्कि इनकॉन्टिनेंस भी हो सकती है अगर सर्जरी एग्रेसिवली की जाए, क्योंकि फिशुला ट्रैक कई बार जो हमारे स्फिंक्टर के मसल्स हैं उनको पार कर रहा होता है, और ये मसल्स ही हमारी बाउल की कंट्रोल को मेंटेन करती है। इसलिए एक्सपीरियंस कोलोरेक्टल सर्जन का बिगेस्ट गोल होता है कि वो डिजीज बिना कॉन्टिनेंस को डैमेज करे रिमूव करे। गुड सर्जरी का मतलब सिर्फ सब काट देना नहीं है। स्मार्ट सर्जरी का मतलब होता है कि हम मैक्सिमम क्योर प्रोवाइड कर पाए विद मैक्सिमम मसल प्रिजर्वेशन। फैक्ट 5, रिकरेंस रियल है और पेशेंट्स को ये ऑनेस्टली पता होना चाहिए। डिफरेंट प्रोसीजर्स में रिकरेंस का अलग अलग रेट है। लेजर प्रोसीजर्स में भी रिकरेंस पॉसिबल है, ट्रेडिशनल सर्जरीज में भी, और ओल्ड एग्रेसिव ओपन मेथड्स में रिस्क इससे भी ज्यादा था। मतलब सोशल मीडिया का 100% गारंटीड क्योर नैरेटिव ये साइंटिफिकली एक्यूरेट नहीं है। गुड सर्जरी रिस्क को ड्रामेटिकली रिड्यूस करती है, लेकिन डिजीज बायोलॉजी भी मैटर करती है। फैक्ट नंबर 6, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव रियलिटी भी है। इंडिया के कोलोरेक्टल आउटकम्स यूजुअली वर्ल्ड क्लास है। लार्ज इंडियन सर्जिकल स्टडीज में सक्सेस रेट एक्सट्रीमली हाई रिपोर्ट किए हुए हैं, स्पेशली सिंपल फिशुलास में। मतलब राइट डायग्नोसिस, राइट सर्जन और प्रॉपर फॉलोअप के साथ एक्सीलेंट रिकवरी एब्सोल्युटली पॉसिबल है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इस डिजीज को टाइमली अपने सर्जन को दिखाना, इसका वेट नहीं करना कि सिंपल फिशुला कॉम्प्लेक्स बन जाए। फैक्ट 7, अगर पेशेंट डायबिटिक है तो इक्वेशन कंप्लीटली चेंज हो जाती है। डायबिटीज सिर्फ शुगर प्रॉब्लम नहीं है, ये डायरेक्टली हीलिंग प्रोसेस को भी स्लो करती है और इन्फेक्शन कंट्रोल को भी वीक करती है। इससे रिकरेंस के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, शुगर कंट्रोल फिशुला ट्रीटमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो सर्जरी टेक्निकली परफेक्ट होने के बाद भी हीलिंग सफर जरूर करती है। और अब आते हैं रिकवरी के अनसंग हीरोज पे। ऑनेस्टली कई बार सर्जरी सक्सेसफुल होती है, लेकिन रिकवरी हैबिट्स पुअर होती है और वही अननेसेसरी पेन क्रिएट करता है। सॉफ्ट फाइबर रिच डाइट कंज्यूम करने से, एडिकेट हाइड्रेशन पर ध्यान देने से, इसबगोल, स्टूल सॉफ्टनर्स, ये आपकी रिकवरी में मैसिव रोल प्ले करती है। स्पाइसी, फ्राइड, हेवी खाना अवॉइड करना चाहिए। सिंपल है, आप वार्म, सिंपल, इजी टू डाइजेस्ट मील कंज्यूम करिए, जैसे सॉफ्ट फ्राइज, मूंग दाल, स्टीम वेजिटेबल्स, जो कि बाउल मूवमेंट्स को स्मूथ और इजी रखते हैं और हीलिंग प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि फिशुला सर्जरी सिर्फ ऑपरेशन थिएटर का प्रोसीजर नहीं है। ये सर्जरी प्लस हीलिंग डिसिप्लिन प्लस लाइफस्टाइल करेक्शन, ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। और जो पेशेंट्स रिकवरी को सीरियसली लेते हैं, उनके लॉन्ग टर्म आउटकम्स ड्रामेटिकली बेटर होते हैं। रिकवरी में सबसे जरूरी चीज क्या है? जहां पे ऑपरेशन हुआ है उस जगह का लोकल हाइजीन रखना। आप समझिए, क्योंकि वहां से पॉटी पास हो रही है, वो एक इन्फेक्टेड एरिया है ऑलरेडी। पॉटी में तो सारा टाइम बैक्टीरियाज है, तो उसको अच्छे से क्लीन रखना और वहां पे ठीक से ड्रेसिंग कराना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये मिस करते हैं तो रिकरेंस के चांसेस अपने आप बढ़ते जाते हैं और रिकवरी भी बहुत स्लो होती चली जाती है। और इंफॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर अनमोल आहूजा, सर गंगाराम हॉस्पिटल।